सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो हम इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से प्रारंभ होता है। इस काल की समय सीमा और इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, जिसका मुख्य कारण इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की विविधता और उपलब्ध सामग्री की अपर्याप्तता है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टियों से भिन्न भिन्न नाम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें आदिकाल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल आदि नाम प्रचलित हुए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें शुरू में 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद हमें 5-6 विद्वानों के विचार लिखने हैं कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है। हमारे पहले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल ने इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी सन 993 से 1318 तक निर्धारित किया है। उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को भी इसी काल में शामिल किया है। शुक्ल के अनुसार इस युग में वीर रस प्रधान रचनाओं, विशेषकर रासो काव्य की प्रचुरता थी, जिनमें राजाओं की प्रशस्ति और युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। भारत के शोधों ने यह सिद्ध किया कि शुक्ल जी के द्वारा आधार बनाई गई कई रचनाएं प्रागैतिक काल की है या फिर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में वीररस की रचनाओं को शामिल किया। इन वीररस की रचनाओं में 12 रचनाएं थीं, जिनमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमय जस चंद्रिका, परमार रासो, पृथ्वीराज विजय, कीर्तिलता, विशलदेव रासो, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली आदि थी। आप सब इसमें ये रचनाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा लिखेंगे प्रश्न उतना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें प्रश्न में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। हमारे दूसरे विद्वान हैं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1400 तक माना है, जो शुक्ल जी की समय सीमा से थोड़ा भिन्न और व्यापक है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम से अभिहित किया है, यह तर्क देते हुए कि यह नाम इस युग की प्रारंभिक और आधारभूत प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के बीज मिलते हैं, न कि केवल वीरगाथात्मक। ये नाम इसकी व्यापकता और समग्रता को समाहित करता है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसमें सिद्ध जैन और लौकिक साहित्य को शामिल किया था, इसलिए इन्होंने इसे आदिकाल नाम दिया था। आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। हमारे तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का प्रारंभ संवत 750 से संवत 693 ईस्वी सन 1375 से ईस्वी सन 1318 तक माना है। उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इसे संधिकाल संवत 750 से संवत 1000 और चारण काल संवत 1000 से 1375 में विभाजित किया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है, जबकि द्वितीय नाम एक वर्ग का द्योतक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना था कि आदिकाल में दरबारी कवियों की प्रधानता थी। आदिकाल में वीरगाथाओं का गुणगान किया गया था और इसके अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कृति का समन्वय था। यह युग अपभ्रंश और हिंदी भाषा का युग था, इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि चारण काल नाम दिया है। मृषबंधु विनोद में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देकर इसका समय संवत 700 से संवत 1343 ईस्वी सन 643 से ईस्वी सन 1286 तक माना है। राहुल सांस्कृत ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यह नाम 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनुसार सिद्ध रचनाकार थे और सामंत रचना की प्रेरणा दिया करते थे, किंतु आदिकाल में प्रचुर साहित्य के संबंध में यह नाम एक पक्षीय है। सिद्ध और सामंत के प्रभाव के कारण यह काल सिद्ध सामंत काल कहलाया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस आलोच्य काल को वीरकाल नाम दिया।
जो प्राय शुक्ल जी के विचार को पुष्ट करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजपन काल नाम दिया। आलोचकों ने इस नामकरण को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि यह किसी भी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम की संज्ञा को स्थापित करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी इस नाम का समर्थन करते हैं। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारना, शिल्पवेद आदि से संबंध गुत्थियाँ सुलझ जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का इतिहास खड़ा है। आदिकाल नाम इसकी प्रारंभिक, आधारभूत और विविधमुखी प्रकृति को अधिक समग्रता से प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह नाम सर्वाधिक स्वीकार्य हुआ। धन्यवाद।